So we'll start with next question, question number 9. This is also from JEE Mains, but ये easy level का question है. Two similar thin, similar important word. Two similar thin equiconvex lenses of focal length f. और लेंस भी इक्विकॉन्वेक्स है. इक्विकॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आर केप्ट कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद ईच अदर such that the focal length of the combination is f1. तो हमारे पास दो आइडेंटिकल इक्विकॉन्वेक्स लेंस थे. आइडेंटिकल मतलब दोनों का फोकल लेंथ सेम है. इन दोनों को आपने कांटेक्ट में रखा और दोनों का फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, f. ऐसा लिखा है यहाँ पे विथ फोकल लेंथ f ईच. और इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना बोला है, f1. तो पहले तो ये बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन. 1 by f1 equal to 1 by f plus 1 by f. f1 is the focal length of combination और दो लेंस है तो 1 by focal length of first lens plus 1 by focal length of second lens. तो कितना आ गया, 2 by f. So what is f1 from here? What is f1 from here? f by 2. तो पहले केस में कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आ गया आपके पास f by 2. अब वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी आपको. क्यों नहीं थी, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर ऑफ कोर्स. चलो वो मेथड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन यू मस्ट रिमेम्बर जब आप लेंस को कट करते हो, कट, व्हेन यू कट द लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट? ईच पार्ट नहीं यार, तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में कवर करेंगे उसको. आप ऐसा करो फिर. देन आगे बोला है व्हेन द स्पेस बिटवीन द लेंसेज इज फिल्ड विद ग्लिसरीन व्हिच हैज द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. तो ये जो दो लेंस थे, इन दोनों लेंस के बीच में हमने ग्लिसरीन फिल कर दिया और ग्लिसरीन का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है. कितना है, 1.5. इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. तो इन दोनों के बीच में you are filling glycerin. Glycerin is some liquid, so you are filling glycerin here. और glycerin का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5. मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है. उस केस में जो फोकल लेंथ आया है उसको क्या बोला है, f2. so then the equivalent focal length is f2. the ratio of f1 by f2 is. how will you find out focal length in second case? How will you find out focal length of the combination in second case? How will you find out focal length of the combination in second case? What is the formula for focal length of combination? 1 by f. 1 by f, ये पहले लेंस का, पहला लेंस कौन सा है, इक्विकॉन्वेक्स. उसके बाद दूसरे लेंस का, दूसरा लेंस कौन सा है, कौन सा लेंस है दूसरा, दूसरा लेंस कौन सा है, इक्वी. हाँ, वेरी गुड. तो बताओ इक्वी कॉन्केव का फोकल लेंथ कितना आएगा. ये f है, ये f है, और ये क्या आएगा, माइनस f. क्यों माइनस f? नंबर 1, बिकॉज इट इज इक्वी कॉन्केव. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्केव? इट इज माइनस r. माइनस r होता है ना. पर ये इक्वी कॉन्केव कहां से बना, ये जब तुमने कॉन्वेक्स के बीच में क्या रख दिया, लिक्विड. इसका मतलब कॉन्केव सरफेस का और कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस क्या है, सेम. सेम है कि नहीं, सेम है ना, पक्का. तो f सेकेंड लेंस का f फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू माइनस रेडियस. और रेडियस कहां से आएगा, पहले लेंस से आएगा. तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड केस, माइनस है. जिनको नहीं समझा वापस ध्यान दो, टू सिंपल. हमारे पास दो लेंस थे, कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ दिया है 1 by f plus 1 by f. कितना हो गया, 2 by f. तो व्हाट इज f1, f by 2. अब जब आपने दो लेंस के बीच में ग्लिसरीन फिल कर दिया तो तीन लेंस बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा. पहला और तीसरा कौन सा है, इक्विकॉन्वेक्स. उसका फोकल लेंथ तो पता ही था. मिडिल लेंस कौन सा है, इक्विकॉन्केव. इक्विकॉन्केव ये कहां से बना, इक्विकॉन्वेक्स की वजह से बना. इसका मतलब इक्विकॉन्वेक्स का और इक्विकॉन्केव का रेडियस क्या आएगा, सेम आएगा. तो रेडियस दोनों का क्या है, सेम है.
और इक्वी कॉन्वेक्स हो या इक्वी कॉन्केव वो फोकल लेंथ क्या होता है आर, एक केस में प्लस आर, एक केस में माइनस आर। इसका मतलब पहले तीसरे लेंस का फोकल लेंथ एफ और दूसरे का क्या है माइनस एफ। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का पक्का। और ये माइनस एफ क्यों आया उसका और एक रीजन है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला है ग्लिसरीन का? 1.5। अगर नहीं बोला होता तो क्या करते थे? क्या करते? 1/f इक्वल टू क्या करते जल्दी बताओ? माइनस आर और यहाँ पे 2 इंटू म्यू माइनस 1। तो म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कितना बोला है म्यू? 1.5। व्हाट इज 1.5 माइनस 1? 0.5 इंटू 2 1। तो एफ इक्वल टू क्या आ गया माइनस आर। तो इन शॉर्ट दिस इज माइनस एफ बिकॉज दिस इज हाउ मच 1.5। हो गया सॉल्व, डन। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ को मैं बोल दूंगा f2। दिस इज f, दूसरा क्या है माइनस एफ, फिर क्या है प्लस एफ, मतलब 1/f माइनस 1/f प्लस 1/f। तो एक प्लस और एक माइनस हो गया कैंसल। तो व्हाट इज f2 फ्रॉम हियर? f। तो व्हाट विल बी f1 अपॉन f2? f1 क्या था f/2, f2 क्या है f। तो आंसर क्या आएगा 1/2। देखो कहाँ पे 1/2, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हमारे पास दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है आइडेंटिकल, व्हाट इज f1 स्मॉल f, व्हाट इज f2 स्मॉल f, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन? f/2 provided if the two lengths are identical and made up of same material। अब दोनों लेंस के बीच में हमने एक लिक्विड भर दिया। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इसमें से पहला और तीसरा लेंस क्या है सेम है, तो 1/f और वहां का 1/f। तो सिर्फ जो बीच का लेंस है जो यहाँ पे इक्वी कॉन्केव है उसका फोकल लेंथ फाइंड करोगे। उसमें भी अगर वो लेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो वो क्या आएगा माइनस है। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 नहीं है तो कैलकुलेट करो। कैसे करते हो कैलकुलेट? म्यू माइनस 1 माइनस आर। माइनस क्यों लिया हमने? क्योंकि मिडल लेंस कौन सा बना इक्वी कॉन्केव। दैट्स इट, सिंपल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2। हमारे पास एक प्रिज्म है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है √2 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब एक। One of the two refracting surfaces of the prism is made a mirror inwards। made a mirror inwards मतलब बाहर का सरफेस पॉलिश करना। made a mirror outwards मतलब अंदर का सरफेस पॉलिश करना। यहाँ पे क्या बोला है made a mirror inwards। तो AB और AC में से एक सरफेस को तुमने बाहर से पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्शन अंदर होगा, ऐसा उसका मतलब है। बाय सिल्वर कोटिंग the beam, a beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path after reflection from the silver surface if its angle of incidence on the prism is। अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक एक करके समझ लो। हमारे पास एक प्रिज्म है, वी हैव अ प्रिज्म, वी हैव अ प्रिज्म समथिंग लाइक दिस। एक प्रिज्म है, इसके एक सरफेस को पॉलिश कर दिया टू मेक दिस वन सरफेस एज अ मिरर इनवर्ड्स, एज अ मिरर इनवर्ड्स। तो एक सरफेस को तुमने पॉलिश किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे पॉलिश कर देता हूँ। पॉलिश करना मतलब ये रफ हो गया, मतलब ये ओपेक हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपेक? लाइट कैन नॉट पास थ्रू, तो यहाँ से लाइट बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? यस, क्लियर। अब क्या बोला है आगे? आपको बोला है कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए सो दैट द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर retraces the path। what is the meaning of retracing? जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आना चाहिए, करेक्ट।
तो यहां से लाइट अंदर गया, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आ गया नॉर्मल। फिर वो गया यहाँ पे। अब आपको सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि रीट्रेसिंग कब होगा, जब यहाँ पे एसी सरफेस पे ये एंगल कितना बनना चाहिए, 90। इसका मतलब क्या कि ये जो अंदर R2 था, याद है कि यहाँ पे R2 एंगल बोलते हो तो R2 कितना होना चाहिए, 0। क्यों 0? क्योंकि एंगल को मेजर करते हो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो ये जो एसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ है, इट शुड बी अलोंग द नॉर्मल। मैं वापस बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि ये नहीं समझेगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। अगर आपको याद होगा प्रिज्म का केस, हमारे पास रे ऑफ लाइट था, इट एंटर्स, देन बेंड्स टुवर्ड्स, एंड देन अगेन एमर्जेस अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये है नॉर्मल। ये था आई, ये था R1, ये था R2 और ये था E। सही है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, अगर ये नॉर्मल के डायरेक्शन में जाता, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल जाता, तो उसका बेंडिंग होता है क्या, नहीं। वो कैसे जाता है, सीधा निकल जाता है, इट डज नॉट बेंड। अब हमने एक साइड कर दिया पॉलिश, मतलब ये साइड क्या बन गया, मिरर। और अगर इस सरफेस पे अलोंग द नॉर्मल नहीं गया होता तो क्या होता, तो रिफ्लेक्शन होता किसी और डायरेक्शन में। मिरर मिरर से रे को वापस लाना है ना, रिट्रेस करवाना है ना, तो क्या करना पड़ता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी 0। मतलब सेकेंड सरफेस पे रे शुड गो नॉर्मली। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर नॉर्मल नहीं जाएगा तो क्या होगा, it will be reflected in some other direction, it will be reflected in some other direction। तो if the ray has to retrace, वापस आना है सेम पाथ के अलोंग, सेम पाथ के अलोंग वापस आना है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनना चाहिए, 0 की 90, 0। क्योंकि एंगल तुम कहाँ से मेजर करते हो, नॉर्मल से, और रे कौन सी डायरेक्शन में गया, नॉर्मल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, इधर R2 होता है, व्हाट इज R2, व्हाट इज R2, 0। यहाँ तक क्लियर, पक्का? व्हाट इज R1 प्लस R2 फॉर अ प्रिज्म, ए। तो व्हाट इज R1 ए, क्योंकि R2 कितना है, 0 है, तो R1 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना आ गया, 30। तो तुमको यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, कितना मिल गया, ये सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया, कितना मिल गया, 30। और ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पूछा गया तुमको एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या करोगे अब, स्नेल्स लॉ। बाहर एयर है तो म्यू ए साइन आई इक्वल टू, अंदर प्रिज्म है, म्यू साइन 30। करेक्ट, म्यू ए और ये म्यू, तो म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू साइन 30। म्यू ए इज 1, साइन आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना है, √2, बराबर। व्हाट इज साइन 30, व्हाट इज √2 बाय 2, व्हेन इज द वैल्यू ऑफ साइन 1 बाय √2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, हो गया सॉल्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है ये, अगेन कमिंग फ्रॉम JEE और नीट, क्योंकि नीट में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, मोस्टली एक्सपेक्टेड फॉर नीट। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो एक बीम ऑफ लाइट है जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू कलर है, इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म। तो हमारे पास एक राइट एंगल प्रिज्म है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, आपको पता है अलग अलग कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग होती है। रेड के लिए 1.39, ग्रीन के लिए 1.44 और ब्लू के लिए 1.47। तो हमारे पास एक राइट एंगल प्रिज्म था, इस पे 3 कलर एक साथ इंसिडेंट हुए, और ये वैसे नॉर्मली जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग नॉर्मल, दे विल जस्ट गो स्ट्रेट। मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। द प्रिज्म विल, प्रिज्म क्या करेगा, नॉट सेपरेट द 3 कलर्स एट ऑल, मतलब तीनों कलर को सेपरेट नहीं करेगा, मतलब तीनों कलर साथ में बाहर निकलेंगे। तो 3 इनकमिंग, 3 आउटगोइंग।
सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू। इसका मतलब क्या होता है? सेपरेट द रेड कलर पार्ट, तो या तो रेड कलर नीचे की तरफ से बाहर निकलेगा और बाकी दो वहां से बाहर निकलेंगे, या तो उल्टा, रेड इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस फेस हाइपोटेन्यूज एंड ब्लू एंड ग्रीन कमिंग फ्रॉम द बेस। सेपरेट द ब्लू कलर पार्ट, तो ब्लू कलर पार्ट को सेपरेट करना मतलब ब्लू एक फेस से बाहर निकलना, बाकी दो दूसरे फेस से बाहर निकलना। सेपरेट ऑल द थ्री कलर्स फ्रॉम वन अनदर, तीनों कलर को एक दूसरे से सेपरेट करना। ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? कैसे होगा? एक हाइपोटेन्यूज फेस से, एक बेस से, एक रिटर्न आएगा क्या? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो आ ही नहीं सकता। अब बचा ए, बी और सी। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा था कि आपके पास एक राइट एंगल प्रिज्म है। यू हैव अ राइट एंगल प्रिज्म, यू हैव थ्री कलर्स, ब्लू ग्रीन रेड, you have three colors blue. What is the angle of incidence? Zero. तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? जीरो। तो लाइट कैसे जाता है? सीधा सीधा गया यहाँ पे, और इस फेस पे वो इंसिडेंट हो गया एट सम एंगल। वो बाद में देखते हैं कितना एंगल। उसके बाद बोला है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के लिए भी सेम होगा, सेम होगा, ग्रीन कलर के लिए भी सेम है। ओके, देन एंड फॉर रेड कलर, एंड फॉर रेड कलर फाइन। तो अब मेरे को ये बताओ, इन्होंने ये पूछा है कि तीनों कलर सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे। उसके बाद तीन में से एक अलग से बाहर आएगा, दो अलग से बाहर आएंगे, तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? क्रिटिकल एंगल, वेरी गुड। तो आपको चेक क्या करना है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तीन कलर के लिए, इज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल? इफ यस, तो देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल हो गया तो लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। मतलब क्या? उस केस में रे ऐसा बाहर आएगा, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा है, ऐसा बाहर आएगा। और जिसके लिए नहीं है वो यहां से बाहर जाएगा। दैट इज द आइडिया। बराबर। लेकिन चेक करोगे कैसे? हाउ विल यू चेक दिस आउट? Do you see this angle is given to you? How much is that angle? 45. Very good. मैं थोड़ा सा रेड रे को ऊपर शिफ्ट करता हूँ, या तो ठीक है बेस को नीचे ला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मैटर रियली। तो गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा डायग्राम को सिर्फ एक्सटेंड कर लेते हैं, सामने आएगा ये एक्सटेंडेड डायग्राम। चलो, गुड। तो अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे? क्रिटिकल एंगल सही है, लेकिन इसके आगे क्या? व्हाट आफ्टर दिस? क्रिटिकल एंगल तो तुमने बोल दिया, उसके आगे व्हाट अबाउट? हाउ विल यू फाइंड आउट क्रिटिकल एंगल? पहले तो ये बताओ। चलो वो छोड़ो, अब बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे फाइंड करोगे? 45। क्यों 45? क्योंकि ये एंगल क्या था? 45। सही है। अब ये 45 है तो ये भी कितना आएगा? 45। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दो लाइन को, समझ में आएगा। ये 45 तो ये भी कितना? 45। ये भी कितना? 45। और ये भी कितना? 45। तो तीनों कलर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 45। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? when angle of incidence is greater than critical angle. So एक इसका कंडीशन है, this is the condition for TIR. Condition for TIR is angle of incidence greater than critical angle. बराबर। मैं दोनों साइड पे साइन ले लेता हूँ, तो साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ आई। बराबर। व्हाट इज साइन ऑफ आई इन ऑल द थ्री केसेस? साइन ऑफ 45। It should be greater than sine of IC. What is sine of IC? 1 by mu. Sin IC 1 by mu होता है ना? होता है कि नहीं? तो what is sin 45? 1 by √2.
करेक्ट। रूट टू को वहां शिफ्ट कर दो, म्यू को यहाँ कर दो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन रूट टू। किसके लिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन, देखो तो किसका रूट टू से ज्यादा है, किसका रूट टू से ज्यादा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट टू? 1.414। तो तीन कलर थे, रेड का कितना दिया है? 1.39, ग्रीन का कितना है? 1.44, ब्लू का कितना है? 1.47। तो फॉर विच कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन रूट टू? फॉर ग्रीन एंड ब्लू। तो ग्रीन और ब्लू का क्या होने वाला है? तो इसलिए तो दिखाया मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ कर दिया था। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर ग्रीन कलर इज 1.44 which is greater than 1.414, और फॉर विच कलर ब्लू कलर कितना आ रहा है? 1.47। इसकी वैल्यू किससे ज्यादा है? 1.44। तो इन दोनों का क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेड का कितना दिया हुआ है? 1.39। तो इसका टी आर होगा क्या? नहीं होगा, तो वो बाहर निकलेगा। तो कौन बाहर निकला? रेड। तो कौन सेपरेट हो गया? रेड। किससे सेपरेट हो गया? ब्लू एंड ग्रीन। देखो आंसर देखो, देखो सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो अभी भी कुछ फेसेस कंफ्यूज दिख रहे हैं मेरे को, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कंफ्यूजन। तीन कलर साथ में आए, कितने साथ में अगर कौन अलग हुआ, ऐसा क्वेश्चन था। कौन कौन आया? ब्लू ग्रीन रेड। तो ब्लू ग्रीन रेड में से कौन सा दो साथ में गए, कौन सा एक अलग हो गया, कि तीनों साथ में गए, मतलब तीनों का टी आई आर हुआ या तीनों का नहीं हुआ, ऐसे चार ऑप्शन थे। तो पहली बात तो समझ लो कि ये जो, मैं इसको नाम ही देता हूँ, ये जो ए बी फेस है, ए बी फेस पे लाइट का बेंडिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस है। अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल आता है तो वो सीधा ही जाता है। तो टी आई आर होने के चांसेस सिर्फ थे ए सी फेस पे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कलर का टी आई आर होगा। कंडीशन क्या है टी आई आर का? लाइट टू बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तीनों ही डेंसर से रेयर में जा रहे थे। They are incident on the interface separating denser and rarer. Condition number two, angle of incidence should be greater than critical angle. तो जिस कलर के लिए आई की वैल्यू, तीनों का 45 ही है यहाँ पे, जिस कलर के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल हो उसका क्या होगा? टी आई आर, मतलब वो बेस से बाहर निकलेगा। जिसका टी आई आर नहीं होगा तो वो हाइपोटेन्यूज से बाहर निकलेगा, ऐसा उसका मतलब होता है। क्लियर? तो दोनों साइड पे साइन ले लिया मैंने, करेक्ट। तो आई ग्रेटर देन आई सी, तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आई सी। ये साइन के लिए होता है, कॉस के लिए उल्टा होता है। अगर कॉस लिया होता तो कॉस आई लेस देन कॉस आई सी, ऐसा क्यों? व्हाट इज साइन जीरो? जीरो। व्हाट इज साइन ऑफ 30? 1/2 मतलब 0.5। व्हाट इज साइन ऑफ 45? 0.7071। व्हाट इज साइन ऑफ 60? √3/2 0.86। व्हाट इज साइन ऑफ 90? 1। तो जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। What is cos 0? 1. What is cos 30? √3/2 मतलब 0.86। What is cos 45? 0.7। What is cos of 60? 0.5। What is cos of 90? 0। cos के केस में उल्टा होता है, एंगल बढ़ता है तो वैल्यू कम होता है। तो तुमने यहाँ पे आई ग्रेटर देन आई सी लिखा, साइन लिया तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आई सी, कॉस है तो उल्टा लिखते, कॉस आई लेस देन कॉस आई सी। तो ठीक है, साइन आई, व्हाट इज आई फॉर थ्री कलर्स? 45 ग्रेटर देन साइन आई सी। व्हाट इज साइन आई सी? 1/μ। What is sin 45? 1/√2, 1/μ। तो म्यू इज ग्रेटर देन √2। सिर्फ म्यू को यहाँ शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, √2 को राइट साइड में। तो कंडीशन क्या आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन √2। किसका कंडीशन है ये? टी आई आर। तो उस कलर का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से बड़ा हो। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो कौन से कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से बड़ा दिख रहा है? कौन सा? ग्रीन एंड ब्लू। तो ग्रीन एंड ब्लू का क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। किसका नहीं होगा? रेड का। तो सेपरेट कौन हो गया? रेड। किससे? ब्लू एंड ग्रीन से। हो गया, क्वेश्चन खत्म। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब ये भी इंटरेस्टिंग है,
यहाँ पे भी कंफ्यूजन के बहुत चांसेस है। फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म टू बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो तुमको तो ऑलरेडी पता है, याद है क्या? अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म अगर सेम हो तो म्यू क्या आता है? 2 cos of a/2। हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट रिमेम्बर दिस? नहीं याद है? सबको याद है ये? तो बताओ कैसे आया था? म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। डेल्टा एम और ए की वैल्यू क्या है? सेम। तो साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम मतलब ए प्लस ए बाई टू। तो साइन 2a/2 न्यूमरेटर में आ गया, 2 हो गया कैंसल। तो यू आर एट दिस स्टेप, साइन ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ a/2। साइन ए को क्या लिखा था तुमने? 2 sin a/2 cos a/2, ऐसा लिखा था ना इसको। 2 sin a/2 cos a/2 अपॉन साइन a/2, क्या कैंसिल हो गया? साइन a/2, क्या बचा? 2 cos a/2। तो ये पता होना चाहिए, बार बार हम डिराइव नहीं करेंगे। हो गया, गुड। सो इफ देन, तो ये ऑलरेडी पता है, ऐसा अजम्पशन है। आगे 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 बोला है द प्रिज्म मस्ट बी मेड अप ऑफ मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म टू बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो ये कंडीशन होने के लिए प्रिज्म प्रिज्म must be made up of material whose refractive index lies between √2 and 1, lies between 2 and √2, is less than 1, is greater than 2। कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन? हाउ टू सॉल्व दिस? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन समझ में आया? क्या है क्वेश्चन? डेल्टा एम और ए की वैल्यू सेम होने के लिए प्रिज्म का, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? सिंपल। तो आई वुड वांट टू नो कि कहाँ तुम्हारा थॉट प्रोसेस अटक रहा है, बताओ। ए इक्वल टू डेल्टा एम सुना तो म्यू इक्वल टू 2 cos of a/2 तक तो हो गया। तुमको क्या चाहिए? म्यू। तो वेयर आर यू स्टक? टेल मी। ए की वैल्यू, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब तुमको ए की वैल्यू पता नहीं है, तो पता करो। तो करो पता कि ए की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बताओ। 1 to 90। 90 तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ कि राइट एंगल प्रिज्म है, लेकिन ये 1 डिग्री क्यों लिया तुमने? वाई नॉट 10 डिग्री? वाई नॉट 20 डिग्री? वाई 1? वाई नॉट 0? हो सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली हो सकता है। थ्योरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली देयर इज नो प्रिज्म विद 0 एंगल। ठीक है। यस। एनी अदर आंसर्स? एनी अदर आंसर्स? तो वेरी गुड, यू आर स्टक एट ए। बात सही है। तो फिर सोचो आगे ए कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? कौन से फॉर्मूला थे जिसमें ए ऐसा मेंशन हुआ था? आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। एक्सेलेंट। लेकिन तुमको यहाँ पे क्लियरली बोला है मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए आई की वैल्यू क्या आती है? ई। वेरी गुड। ए की वैल्यू और डेल्टा एम की वैल्यू क्या बोली है? सेम। तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आई प्लस आई इक्वल टू ए प्लस ए। क्यों? क्योंकि क्योंकि तुमको वैसा बोला है, तुमको वैसे बोल के रखा है। ओके, तो क्या आ गया? 2i इक्वल टू a/2। तो व्हाट इज आई? सॉरी, a/2 नहीं, 2a हो जाएगा। दिस इज a प्लस ए इज 2a। तो i इक्वल टू कितना आ गया? a। तो i इक्वल टू आ गया a।
तो आई इक्वल टू मिल गया। अब इसके आगे सोचो, इसके आगे सोचो, तुमको रेंज दिया है, रेंज रेंज दिया है, कहां से कहां तक। सोचो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? जीरो। कब? व्हेन द रे इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो तुमको अगर प्रिज्म अच्छे से याद है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, उसकी मिनिमम वैल्यू होती है जीरो, क्योंकि रे सीधा जाता है नॉर्मल। एंगल कहां से मेजर करते हो? नॉर्मल से। कहां से मेजर करते हो? नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हुआ कि 90 हुआ? अभी हंसो, बताओ कितना हुआ? जीरो। So what is the minimum value of angle of incidence? Zero. What is the maximum value of angle of incidence? 90. Very good. मतलब ray should go grazing. तो आपके पास a की भी दो वैल्यू है। तो if I is minimum, if I is minimum, a is also minimum, क्योंकि I इक्वल टू क्या है? a है। तो I की वैल्यू मिनिमम है, तो a की वैल्यू मिनिमम है। Therefore I minimum equal to a minimum, दैट इज इक्वल टू जीरो। और सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। मिनिमम मिलेगी कि मैक्सिमम मिलेगी? बता दो। मैक्सिमम, क्योंकि ये कॉस है, कॉस। तो यहाँ से आपको म्यू की एक वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू। चेक कर लेंगे जो भी होगा। टू कॉस ऑफ जीरो, व्हाट इज कॉस जीरो? 1। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 2। सिमिलरली अब आ जाते हैं, इफ आई इज मैक्सिमम, if value of I is maximum, A is also maximum. A is also maximum. What is maximum value of angle of incidence? 90. तो A maximum कितना है? 90. तो now substitute, तो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिवनेस की क्या वैल्यू मिलेगी? मिनिमम, क्योंकि cos है। तो 2 cos of 90 by 2. What is 90 by 2? 45. What is cos of 45? 1 by root 2. तो 2 by root 2. How much is this? Root 2. So what should be the range? रूट टू से टू कहाँ पे है? रूट टू से टू कहाँ लिखा हुआ है? राइज बिटवीन, बिटवीन टू एंड रूट टू। ऑप्शन नंबर बी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक ए इक्वल टू डेल्टा एम हो, तो म्यू इक्वल टू 2 कॉस ऑफ ए बाई 2। यू वर स्टक इन फाइंडिंग आउट ए। तो कोई बात नहीं, ए की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे करोगे ए की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड? बिकॉज आई इक्वल टू ए है, तो आई की वैल्यू मिनिमम मतलब ए की मिनिमम, आई की मैक्सिमम मतलब ए की मैक्सिमम, हो जाएगा वहां से। दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल टू सॉल्व। अ स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ बीकर। तो एक कॉइन है विच इज एट द बॉटम ऑफ बीकर फिल्ड विथ लिक्विड। A ray of light from the coin travels up to the surface of the liquid. The ray of light travels up to the surface of liquid and moves along its surface. Moves along its surface. क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। Move along its surface का मतलब है कि ये एंगल होगा क्रिटिकल, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90। ये क्रिटिकल है, तो ये भी कितना है? क्रिटिकल। वाई? अल्टरनेट एंगल। हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड? तो लिक्विड के अंदर लाइट का स्पीड कितना है? दैट इज द क्वेश्चन। डू यू रिमेंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सी बाय वी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो तुमको क्या पूछा है? वी। तो व्हाट इज वी? सी बाय वी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको म्यू पता नहीं, नहीं पता ना, तो पता कर लो। व्हाट इज साइन ऑफ आई सी? 1 बाय म्यू। तो व्हाट इज म्यू? 1 upon sine IC. What is sine theta in general? Opposite side upon, opposite upon hypotenuse. IC का अपोजिट कौन है? 3। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, व्हाट इज 3 स्क्वायर? 9, व्हाट इज 4 स्क्वायर? 16, 9 प्लस 16 25, उसका रूट कितना? 5। तो ये कितना आ गया? 5। तो व्हाट इज साइन IC? अपोजिट साइड, व्हाट इज अपोजिट? 3 and this is 5, तो क्या आ गया? 5 by 3। तो therefore from 1 and 2, from 1 and 2 you will have V equal to C upon 5 by 3।
तो 5/3, तो 3c/5, तो 3/5 इंटू सी कितना होता है, 3 × 10⁸ 8, 3 × 3 9, 9/5 मतलब 18/10, 9/5 इज 18/10, 18/10 is 1.8 into 10⁸ meter per second. Option number D. ओके, अगर आपको सपोज ऐसा बोला होता, एक मीडियम है उसके ऊपर वाटर है, डायग्राम सेम है, सिर्फ नीचे एक मीडियम है विच इज डेंसर मीडियम ग्लास, उसके ऊपर वाटर है, राइट, तो उस केस में क्या करते, क्या करते, सेम, राइट, सेम ही करते ना। मैं अब चेंज कर रहा हूं, सपोज आपको ये वैल्यूज ही नहीं दी हुई है, तो क्या करते, नीचे क्या था ग्लास, ऊपर क्या था वाटर, डू यू नो रिफ्लेक्टिव ऑफ ग्लास 3/2, डू यू नो रिफ्लेक्टिव ऑफ वाटर 4/3, मीडियम, नीचे का मीडियम मीडियम 1, ऊपर का मीडियम मीडियम 2, तो हाउ डू यू फाइंड आउट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं तो आप सोचो, ये आपको असाइनमेंट है कि अगर हमारे पास नीचे ग्लास है उसके ऊपर वाटर है, डायग्राम सेम है, सिर्फ वैल्यूज दिया नहीं है 3 and 4, तो हाउ विल यू सॉल्व द सेम क्वेश्चन, ओके, तो थिंक अबाउट इट, दैट विल हेल्प यू आउट। वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, for the given incident ray as shown in figure, the condition of total internal reflection of this ray, the required refractive index of the prism will be, थोड़ा क्वेश्चन का फ्रेमिंग गलत है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका गलत है, उन्होंने बोलना चाहिए था फॉर द गिवन इंसिडेंट रे एज शोन इन फिगर द रिक्वायर्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, जो भी है प्रिज्म तो नहीं है, ऑफ द मटेरियल, सो दैट द रे अंडरगोस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी। तो घुमा फिरा के एक डायग्राम दिया है, आपको पूछा है ये जो मटेरियल है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, सो दैट इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन समझ में आया, एक रे था 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, रे वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम वेदर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, देन आफ्टर बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल इट अंडरगोस अनदर रिफ्लेक्शन ऑन द साइड फेस, so what is the value of refractive index so that it undergoes total internal reflection, क्योंकि देखो अल्टीमेटली लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो टीआईआर होने के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा आपको पूछा है, बराबर, तो बताओ व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ऊपर के सरफेस पे स्नेल्स लॉ, चलो ठीक है, सही है, उसके बाद, उसके बाद क्या, अल्टरनेट एंगल, थोड़ा सा और सोचो, ओके फाइन, तो सबसे पहला एज यू सेड अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन द अपर सरफेस, लेट अस अप्लाई, तो लेट्स से ऊपर एयर है ऐसा मान लेते हैं, तो बाहर यहाँ पे एयर है, तो ये म्यू ए, ओके मान लेते हैं म्यू ए साइन ऑफ 45 इक्वल टू, आई विल कॉल दिस एज लेट अस से आर, ओके, तो इट इज म्यू, ये जो सेकंड जो मटेरियल है उसका रिफ्लेक्टिव कितना है म्यू, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज म्यू, तो म्यू साइन ऑफ आर, याद क्लियर, व्हाट इज साइन ऑफ 45, 1/√2, 1/√2, म्यू एयर इज 1, तो म्यू साइन आर, याद क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, तो यहां से साइन आर क्या मिल गया तुमको, 1/√2 म्यू, तो यहां से तुमको आर क्या मिल गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 म्यू। मैं तीनों लिख के रख रहा हूं बिकॉज आई डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि तीनों में से कौन सा फॉर्म लग जाए, तो तीनों लिख दिए,
अब आ जाते हैं हम लोग इस सेकेंड सरफेस पे। सेकेंड सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का कंडीशन क्या था कि ये एंगल कम से कम कितना चाहिए क्रिटिकल। और मैं साथ में एक काम करता हूं, इसको भी एक्सटेंड कर देता हूं। तो व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल? तो IC प्लस आर प्लस 90 इक्वल टू 180। IC प्लस आर और ये एंगल है, ये है 90। तीनों का एडिशन कितना है? कितना है? 180। नाउ फ्रॉम हियर यू हैव IC प्लस आर इक्वल टू 90, मतलब आर इक्वल टू 90 माइनस IC, या IC इक्वल टू 90 माइनस आर। ये भी लिख के रखते हैं, देखते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं स्नेल लॉ अप्लाई करूं तो मुझे सीधे से मिलेगा साइन ऑफ IC इक्वल टू 1 बाय म्यू। ये तो तुमको पता ही है। व्हाट इज साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल? 1/μ। नहीं पता तो स्नेल लॉ अप्लाई करो, फिर वही मिल जाएगा, करके देखो वही होगा। तो ठीक है, हमको पता है तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। आगे, इसके आगे क्या? IC इज 90 माइनस आर। ओके, थोड़ा थोड़ा सा तुम बराबर बता रहे हो, लेकिन स्टेप्स बढ़ा दोगे you will end up increasing number of steps. You're telling me right, IC is 90 minus R, लेकिन number of steps will increase. So, do you remember what is cos of IC? Root of 1 minus sin square IC. याद है ऐसा? याद है? नहीं याद? What is cos square theta plus sin square theta? वाह, वही है ये वही है। बराबर ना? ओके, तो ये कुछ चीजें याद रखो। अब इससे क्या हुआ? इससे हमको मिल गया cos IC। कैसे मिला? अंडर रूट ऑफ 1 - 1/μ², क्योंकि साइन IC क्या था? 1/μ। तो व्हाट इज cos IC? μ² -1/μ²। μ² का रूट म्यू। तो cos IC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μ² -1/μ। म्यू को शिफ्ट कर दो। म्यू cos IC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μ² -1। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 जानबूझ के लिखा है मैंने, इक्वेशन 1 यहाँ मेंशन करना बाकी है। अब सोचो क्या था तुम्हारे पास? क्या था? म्यू cos IC। मैंने इसलिए यहाँ पे बोला कि तीनों में लिख के रखता हूँ, जो काम में आया वो आया। अब एक काम करेंगे, ओके। व्हाट इज आर? 90 माइनस, वेरी गुड, सब्स्टिट्यूट। What is sine of R? Sine of 90 minus IC equal to 1/√2 mu. What is sine of 90 minus cos IC? Very good. तो cos IC, तो यहां से आपको मिल जाता cos IC इक्वल टू क्या मिलता? 1/√2 म्यू। 1/√2 म्यू, म्यू को यहां लिख दिया तो क्या मिल गया? 1/√2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, so right hand side will also be same. So from 1 and 2 you have 1/√2 equal to under root of μ² minus square on both sides। 1/2 equal to μ² -1। हो गया, क्वेश्चन करता हूँ। रूट ऑफ 3/2 आएगा ये। μ² इक्वल टू 1/2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो व्हाट इज म्यू? अंडर रूट ऑफ 3/2। है क्या ऐसा आंसर? है ऑप्शन नंबर सी। Okay, it's not going right. जो मैंने बोला ना आपको, वो लेंस कट करने का आपको पता होना चाहिए, तो ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर P। तो एक लेंस है, इसका पावर P है, फोकल लेंथ F है। यू नो दैट पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। इट इज कट इनटू 2 हाफ। तो 2 हाफ में कट कर दिया अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऊपर का एक नीचे का आधा। फिर आगे बोला है, आगे क्या बोला है आपको? लेंस
लेंस दो हाफ में कट कर दिया। पीछे देखा ना, अगर अभी तुमने, पहले तो नींद से जागो, तुमको ही बोल रहा हूँ, ब्लैक टी शर्ट, हाँ यस यू, दो हाफ में काट दिया इसको अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो थिकनेस चेंज होगा कि नहीं होगा? मुझे क्या पता। तो यू आर कटिंग दिस into two half along the principal axis. Further one piece, जो ऊपर का पीस है, आउट ऑफ द टू, ये दो टुकड़े हो गए, उसमें से एक पीस को तुमने कट किया टू हाफ परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस दो पार्ट कर लिए, अब ऊपर के पार्ट को वापस दो पीसेस में काट दिया। चूज चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, चारों में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? सबसे पहले रिमेंबर, अगर थिकनेस ऑफ द लेंस रिमेन्स सेम तो फोकल लेंथ इज सेम, पावर इज सेम। फोकल लेंथ सेम है तो पावर सेम ही आने वाला है, बिकॉज पावर इज वन अपॉन फोकल लेंथ, करेक्ट। अगर थिकनेस तुमने हाफ कर दिया, थिकनेस तुमने हाफ कर दिया, तो फोकल लेंथ बिकम्स हाफ, पावर बिकम्स डबल। अब पढ़ो ऑप्शन। पावर ऑफ लेंस L1s p/2, ओरिजिनल लेंस का थिकनेस और L1 का थिकनेस क्या है? सेम है, सही है ना? ओरिजिनल लेंस का थिकनेस और L1 का थिकनेस क्या है? सेम है। तो फोकल लेंथ चेंज होगा? नहीं। पावर चेंज होगा? नहीं। नहीं, नहीं होगा ना। ओरिजिनल लेंस का फोकल लेंथ था F, पावर था P, तो इसका पावर क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? P। तो ये सही है क्या? तो पहला ही इनकरेक्ट है, पहला ही इनकरेक्ट है, बराबर। दूसरा पढ़ो। पावर ऑफ लेंस L2 इज p/2, L2 का पावर कितना है? p/2, सही है? नहीं है? यस और नो? बिकॉज यू टोल्ड मी समथिंग रॉन्ग अबाउट फोकल लेंथ। दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी टू इजी। चलो ध्यान दो, थ्योरी रिवाइज नहीं किया तो ये दिक्कत आने ही वाली है आप लोगों को। ये है इस लेंस का फोकल लेंथ, ये है इस लेंस का पावर। अब एक काम करता हूं, मैं इसको कट करता। ओके, तो टेल मी, will the focal length change or no? No. Will the power change? No. अब मैं इसको कट करता हूं, टेल मी, will the focal length change? Yes or no? Yes. So what will be the new focal length? जितना लेंस का थिकनेस ज्यादा होता है उतना फोकल लेंथ कम होता है। थिकनेस कम करना मतलब फोकल लेंथ ज्यादा करना। तुमने थिकनेस को आधा कर दिया तो फोकल लेंथ डबल होगा। क्या होगा? डबल होगा, मतलब कितना होगा? 2f होगा। इधर तुमने गलती कर दी, फोकल लेंथ डबल हो तो पावर कितना हो गया? हाफ, क्योंकि फोकल लेंथ पावर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब बात बताओ, तो व्हाट अबाउट दिस लेंस? तो सेम। आगे ध्यान में, क्योंकि मैंने आपसे जब पूछा तो तुमने गलत बताया मेरे को। तो वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा अच्छे से सुन लो, समझ लो, बाद में बात करेंगे, आंसर बाद में देखते हैं। L1 का और ओरिजिनल लेंस का थिकनेस सेम है क्या? यस। तो फोकल लेंथ पावर सेम है क्या? यस। L2 और L3, इन दोनों लेंस का और ओरिजिनल लेंस का थिकनेस सेम है? नहीं, हाफ है। तो फोकल लेंथ क्या है? डबल है। तो पावर क्या है? हाफ है। इज दिस क्लियर नाउ? नाउ रीड, पावर ऑफ लेंस L1 is p/2. Is it p/2? No. No. Power of length L2 is p/2. Yes. Power of length L3 is p/2. Yes. Power of L1 is p. Yes. तो चारों में से गलत कौन है? ए, हो गया। और क्या पूछा था आपको? इनकरेक्ट। डन।
तो थिकनेस हाफ करना मतलब फोकल लेंथ डबल करना और पावर हाफ करना। व्हाट अबाउट इफ आई मेक थिकनेस डबल? फोकल लेंथ इज हाफ, पावर इज डबल, बराबर। चलो बस लिखने से कुछ था ही नहीं इसमें। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लास्ट है ना, 20 क्वेश्चन थे। देखते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग। हाँ, 20 में से 19 एंड 20 रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो हमारा ऑलरेडी हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास और 2-3 क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। दैट विल बी मोस्टली डन ओरली itself. Do you remember the table of image formation for convex lens or concave mirror? 5 situations under which real image is formed and 1 situation under which virtual image is formed. Virtual image is always erect and magnified. Done. इतना पता तो क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। Biconvex lens has a radius of curvature of magnitude 20 सेंटीमीटर। भले ही तुमको बायकॉन्वेक्स बोला होगा, लेकिन हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब दोनों सरफेस का रेडियस सेम मान के चल लेना, राइट? करेक्ट। तो रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई है? 20। और अगर इक्वी कॉन्वेक्स हो गया तो डू यू रिमेंबर फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास एफ इक्वल टू आर, याद है ये? तो क्वेश्चन में पहले सेंटेंस में बोला है बाय कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी नहीं बोला, बाय कॉन्वेक्स बोला कंफ्यूज करने के लिए। फिर तुम सोचोगे R1 और R2 सेम है क्या? फिर बोला हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब दोनों का रेडियस सेम मान लो 20। और अगर ये लेंस ग्लास का हुआ तो F इक्वल टू क्या होगा? R, क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स के लिए F क्या होता है? R। Which one of the following option describe best the image formed of an object of height? Object of height. What is object height? 2 सेंटीमीटर। Placed कहाँ placed है? 30 सेंटीमीटर पे। Placed at 30 सेंटीमीटर, मतलब U इक्वल टू कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5। इसके लिए तो F इक्वल टू R बोला है ना। अगर म्यू की वैल्यू 1.5 नहीं होती तो F इक्वल टू R लेते क्या तुम? ले सकते थे क्या? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 नहीं होती तो कैन यू टेक F इक्वल टू R? नो, इसलिए यहाँ पे बोला है। डन हो गया। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। यूज साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। तो व्हाट विल बी 1/v? जल्दी, 1/f माइनस 1/u। व्हाट इज 1/f? 1/20। व्हाट इज 1/u? 30। 30 माइनस 20 10 अपॉन 600, मतलब 1/60। तो व्हाट इज v? 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया v? 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया v? 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे बताऊं कैसे? सबसे पहले v की वैल्यू पॉजिटिव आना, मतलब लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। लेंस के केस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इमेज राइट में। रियल की वर्चुअल? रियल की वर्चुअल? रियल। तो बताओ कौन सा आंसर नहीं आ सकता? ए भी नहीं आ सकता। रियल तो इन्वर्टेड होता ही है। व्हाट वाज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? 30। व्हाट इज इमेज डिस्टेंस? तो याद है मैग्निफिकेशन इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस ज्यादा है तो इमेज का हाइट भी ज्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन है? और ये हो गया। यहाँ पे इमेज का हाइट क्या दिया है? कम दिया हुआ है। फिर भी तुमको सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। यू डू यू रिमेंबर व्हाट वाज m माइनस v बाई u? याद है कि y माइनस इमेज इज इन्वर्टेड। व्हाट इज u? 60, सॉरी v 60, u इज 30, तो कितना आया? -2। इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना है? 2 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन इटसेल्फ? इट इज I बाई o। ये कितना आया? 2। व्हाट इज I? 2 टाइम्स ऑफ o। o कितना था? 2, तो कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर, राइट? ये क्वेश्चन जब तुम पढ़ रहे थे तभी खत्म हो गया था। बताता हूँ ट्रिक अब। जैसे तुमको समझ में आया इक्वी कॉन्वेक्स है, F इक्वल टू R, खत्म।
एफ इक्वल टू आर, कितना एफ है 20, फोकल लेंथ कितना है 20, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 30, मतलब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड एफ, वेयर इज इमेज फॉर्म। कॉनकेव मिरर इमेजिन कर लो, कॉनकेव मिरर इमेजिन कर लो, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, नहीं चलो ठीक है छोड़ो, वर्चुअल की बात करो। वर्चुअल के लिए, वर्चुअल के लिए, वर्चुअल के लिए इमेज बनने का कंडीशन क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी बिटवीन, व्हाट इज फोकल लेंथ 20, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, वर्चुअल बनेगा क्या, नहीं, ए और बी तो उधर ही उड़ गया, खत्म हो गया, राइट। 1/f 1/v माइनस 1/u, 1/v इज 1/f प्लस 1/u, लेकिन u क्या लोगे माइनस, तो 1/f माइनस 1/u, 1/20 माइनस 1/30, 1/20 माइनस 1/30, 10/600, 1/60, तो व्हाट इज v 60। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज्यादा अगर इमेज डिस्टेंस हो, मैग्नीफाइड इमेज होता है, व्हाट वाज ऑब्जेक्ट साइज 2 सेंटीमीटर, तो इमेज साइज 2 से बड़ा होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, वो डायरेक्ट आंसर था वो।